प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम नाम गुरु प्रणाम जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस सत्र में। आज हम लोग फेज 3 जो हम लोगों ने 3 सप्ताह का किया था उसका आज रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करने के पश्चात थोड़ा श्रवण मनन निधिध्यासन का अभ्यास भी करेंगे। तो सबसे पहले जो फेज 3 जो हम लोगों ने बहुत श्रद्धा के साथ और रेगुलरली उसको सुना, जाना, देखा, चर्चा किया, उस पर हम लोग पहले कुछ बातें कर लेते हैं। उन सभी मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे जो हम फेज 3 में हम लोगों ने देखा, प्रैक्टिस किया और जानने समझने की कोशिश की। फेज 3 जो समय था वो लगभग 46वें से 70वें दिन का ये समय था। ये वो समय था जो 25 दिन हम लोगों ने 14 मई से 7 जून तक ये अभ्यास हम लोगों ने किया था। 25 दिनों में 25 विषय को हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें चित्त का विज्ञान, जिसमें प्राण के किस प्रकार से सफाई शुद्धता रखी जाती है और कुछ अलग अलग ध्यान पद्धतियों के बारे में भी जाना समझा था। तो आइए एक बार आज हम लोग इस फेज 3 को, जो 46वें से 70वें दिन 14 मई से 7 जून तक हम लोगों ने जो स्टडी किया, अध्ययन किया, जो जाना समझा, उसको आज हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो पहले हम क्रमवार ढंग से रख लें कि हमने एग्जैक्टली किस प्रकार से चीजों को देखा था। 46वें दिन हम लोगों ने मन का विचरण, मन किस प्रकार से विचरण करता है, मन का स्वभाव क्या है, मन किन किन अवयव से बना है, किन किन चीजों से बना है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद विचार के अंतराल के विषय में और इसकी प्रैक्टिस भी करी कि दो थॉट के बीच में गैप हो सकता है, थॉट्स कैसे उत्पन्न होता है, दो थॉट्स के बीच में हम कैसे स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। 48वें दिन हमने जाना था कि ये निर्विचार साधना हम कैसे कर सकते हैं, शांति का अर्थ क्या होता है, निर्विचार होने का अर्थ क्या होता है। कई बार साधना करते वक्त आप लोग को लगता होगा कि अभी थॉट्स नहीं चल रहा है, तो ये कोई निर्विचार स्थिति है। नहीं, ये थॉटलेसनेस नहीं है, ये एब्सेंस ऑफ थॉट थोड़ी देर के लिए हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग विचारहीनता का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन वो पूर्णतः निर्विचार नहीं होता है। इसको हम लोगों ने 48वें दिन समझा था। और हम लोग फिर साधक बाधक तत्व के 7वें क्रम में हम लोगों ने अंतराय को समझा था। ये 7वां संडे था जिसमें हम लोग अंतराय को डिटेल में समझने की कोशिश किए थे कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स ऑफ साधनाएं हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, साधकों को किस प्रकार की बाधाएं आती है। 50वां दिन था जिसमें कि हम लोग मूड क्षिप्त विक्षिप्त के विषय में जो योग सूत्र हमारे चित्त की जो दशा बताता है उसको हम विस्तार से समझे थे। चित्त को समझना, उसके पांचों रूप को, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इसको हम लोगों ने 50वें दिन समझा था। 51वें दिन हम लोगों ने वृत्ति और उसके 5 रूप, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः, प्रमाण विपर्य, प्रमाण को समझा, विपर्य को समझा, स्मृति को समझा, निद्रा को समझा, है ना, कल्पना को समझा। इस प्रकार से हम लोगों ने पांचों रूप को हम लोगों ने समझा। उसके बाद फिर हम लोग अभ्यास को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये 52वें दिन में हम लोगों ने इसको स्टडी किया। उसके बाद तर्क और बुद्धि के विषय में बहुत डिटेल में चर्चा हुई कि तर्क क्या है। तर्क से हम लोग वितर्क, कुतर्क, सतर्क इत्यादि सभी बातों पर हम लोगों ने चर्चा की। बुद्धि के और आयाम के विषय में समझा। 54वां दिन था जिसमें कि हम लोग सजगता और दृष्टा के विषय में डिटेल से उसका विज्ञान समझे
और मन पे और न्यूरो साइंस पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको जाने। 55वें दिन में हम लोग अपनी दिनचर्या में चेतना को किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं उसको जाना। 56th डे था जिसमें कि हम लोग परिग्रह के विषय में, परिग्रह मतलब होता है चीजों को जमा करना, जो हमारी आदतें हैं चीजों को जमा करने की, और अचौर्य, इसके विषय में डिटेल में जाने थे कि वास्तव में चोरी करना क्या है, अस्तेय क्या है, और चोरी ना करना क्या है, जमा करना क्या है, परिग्रह क्या है और अपरिग्रह क्या है। इस विषय में ये दोनों ही चीज, अचौर्य यानी अस्तेय और अपरिग्रह, कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, इस विषय में हम लोगों ने 56वें दिन में देखा था। 57th डे में हम लोगों ने प्राण और भूत शुद्धि के विषय में जाना था कि कैसे हम लोग अपने प्राणों की शुद्धि, अपने अंदर पंच तत्वों की शुद्धि कर सकते हैं। 58th डे था जिसमें कि हम लोगों ने स्वर योग पे चर्चा की थी। आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि दोनों नासिका से अलग अलग श्वास ईड़ा पिंगला के नाम से हम लोग लेते हैं, जो हम लोग के शरीर और मन की अलग अलग गतिविधियों की सूचना देता है। उसके बाद 59वें दिन से हमने श्वास स्तंभन, प्राण के विषय में बताना शुरू किया। श्वास के स्तंभन के विषय में मैंने बताया, और 60वें और 61वें दिन मैंने प्राणायाम के कुछ अभ्यास, कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास आप लोग को बताए, जो पिछले फेज से थोड़ा सा रिवाइज्ड वर्जन था। 62वें दिन में मैंने प्राणमय कोश के विषय में बताया, और वो 63वां दिन संडे का था जिसमें कि हम लोग में 9th एपिसोड लिया ऑब्स्टिकल्स ऑफ साधना की। ये 9वां संडे था जिसमें हम लोगों ने साधक बाधक तत्वों को, ऑब्स्टिकल्स ऑफ साधना को चर्चा किया और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। और ये प्राण से संबंधित चर्चा था कि प्राण की शुद्धि अशुद्धि क्या है, उसमें बाधाएं क्या है। इस विषय में हम लोगों ने पूरा पूरा एक कोर्स किया था, एक 3 घंटे का एक पूरा सिलेबस, जिसमें कवच नाम से हम लोगों ने पूरा उस सत्र को किया था। और कैसे कवच बनाया जाए, कैसे मंत्रों से हम लोग कवच बना सकते हैं, इसकी बातें हम लोगों ने इस सत्र में की थी। फिर हम लोग अगले सत्र में विपश्यना के विषय में और उसकी साधना के विषय में बात की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि विपश्यना कई प्रकार का है, कायोपश्यना, वेदनानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, ये सब बातें आप लोग को मैंने बताई थी। 65वां दिन जैन ध्यान का था। जैन ध्यान के विषय में मैंने आप लोग को श्रमण और महावीर जैन के विषय में विस्तार से बातें बताई थी। प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा ध्यान के विषय में आप लोग को बताया था। उसके बाद वो 66th डे था जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा एकाग्र हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कैसे दृष्टा भाव विकसित कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ने झेन, ताओ और माइंडफुल मेडिटेशन के अलग अलग स्वरूपों को 66, 67वें और 68वें दिन बताया था। आप में से ही किसी ने कहा था कि हम लोग थोड़ा गुरुजीएफ को पढ़ना चाहते हैं, जो हम लोगों ने फेज 4 के पहले दिन गुरुजीएफ को पढ़ा था, समझा था। इसी बीच हम लोगों ने 69वें दिन में आसक्ति और मोह क्या है, मोह के विषय में मैंने डिटेल में बताया था कि प्रेम कहाँ पे है, मोह क्या है। और 70वें दिन जो संडे का था, उसमें मैंने आप लोगों को बाधाओं के विषय में, जो 10वां एपिसोड था, 10वां संडे था, उसमें शंका कैसे उत्पन्न होती है, डाउट्स कैसे उत्पन्न होती इत्यादि के विषय में हमने आपको डिटेल में उस दिन बताया था। तो ये तो हुई एक मानचित्र। आइए अब इस पर डिटेल से चलते हैं। आइए वापस से 46वें दिन पे आते हैं। वो 46वां दिन जिसमें हमने मन के विचरण को बताया था। मैंने आप लोग को बताया था कि मन कैसे 60,000 से 80,000 विचार उत्पन्न करता है।
और कैसे हम लोग ज्यादातर विचार जो है रिपीट करते हैं, और सेम विचार जैसा कल सोच रहे थे ऐसा आज सोचते हैं। हमने भटकाव के विषय में और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के विषय में बातें की थी। मैंने आप लोगों को कई तरह के डाटा दिए थे कि मन के विचरण का क्या विज्ञान है। मन के वो तीन परतें जिसमें स्थूल विचार, सूक्ष्म विचार और कारण विचार। जिसमें स्थूल विचार जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, जो विजुअलाइज्ड फॉर्म में आता है। सूक्ष्म विचार वो होते हैं जो हमारे भीतर विचारों का जो स्रोत है, भाव। विचारों का स्रोत है भावना। भावना से विचार उत्पन्न होते हैं। तो भाव तरंग के विषय में, भाव पैटर्न के विषय में मैंने बातें की थी। और भावनाओं का जो स्रोत होता है वो होता है आपके संस्कार। आपका प्रारब्ध का जो ईगो होता है, अहंग होता है, वो होता है, वो कारण विचार होता है। तो विचार को तीन बेसिक तल में बांटना चाहिए। स्थूल विचार जो अभी आपको पता है, जो आप सोचते हैं शब्द और चित्र के माध्यम से, वर्ड्स और पिक्टोरियल वर्जन के माध्यम से। उसके भीतर जो एक एक पैटर्न है भावना का, वो कहलाता सूक्ष्म विचार। और कारण विचार जो उसके भी भीतर में आपके प्रारब्ध हैं, आपके संस्कार बीज हैं, आपका अहंकार है, वो उसका स्रोत है। तो मन के चार कार्यों के बारे में मैंने बताया था। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इन सबको मैंने अलग अलग तरीके से बताया था कि मन अलग संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि का अलग काम होता है निर्णय लेना, चित्त का अलग काम होता है स्मृति संस्कार, और अहंकार का अलग विषय होता है। ये सब मिल करके अंतःकरण बनते हैं। मैंने विचरण की गति भी आपको बताई थी कि ये विचार का जो विचरण है, जो आपका मन विचरण करता है, उसकी गति क्या है। पास्ट जो है ये 45% होता है, फ्यूचर 45% होता है, और प्रेजेंट मात्र 10% होता है। और जब आप साधना करते हैं तो ये प्रेजेंट मोमेंट आपका बढ़ता है, और पास्ट और फ्यूचर का जो थॉट्स हैं वो घटता है। आपके अंदर साक्षी भाव बढ़ता है। डीएमएन को शांत करने का सबसे शक्तिशाली उपाय आपकी सुबह की साधना है। जब आप सुबह साधना करते हैं, मंत्र जप करिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सत्संग कीजिए, जो आप डायरी लिखते हैं, है ना, जर्नलिंग करते हैं, ये सारी चीज से क्या होता है कि डीएमएन आपका डीएक्टिवेट होता है। उसके बाद जो है मैंने फेज 3 से का जो संदर्भ था उसमें दिया था कि कैसे ये फेज 3 हमारे चित्त विज्ञान का नींव है। पहले समझना है कि मन क्यों भटकता है। मन के विषय में मैंने आपको गहरे में सारी बातें। 47वां और 48वां दिन था जिसमें कि मैंने विचार, अंतराल और निर्विचार के संबंध में आपको बताया कि अंतराल क्या है। दो विचारों के बीच वो खाली क्षण, वो इंटरवल, जिसमें अगर आप रुक जाएं तो आप भैरवावस्था पा सकते हैं, ऐसा विज्ञान भैरव तंत्र कहता है। ये वो अवस्था है जिसमें आप टाइम के बियॉन्ड चले जाते हैं। उसको कैसे देखें? जब विचार आते हैं उसे देखो, जाने दो, उस स्पेस को फील करो। अगर आप ब्रेथ के पॉज पे अगर करते हैं तो आपको आसान पड़ जाता है। इसलिए पहले मैं आप लोग को ब्रेथ इंटरवल सिखाता हूं। अगर ब्रेथ इंटरवल ठीक ठीक सीख गए तो आप थॉट इंटरवल भी सीख लेंगे। फिर जो ये क्वांटम, एक बहुत छोटा सा गैप है। ये गैप ऐसा नहीं है कि घंटों का या मिनटों का गैप होता है, सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का होता है। ठीक है। जैसे हम आपका मन, हमारा मन एक नदी की तरह है। हम नदी के तरंगों को देखते हैं, लेकिन दो तरंगों के बीच में भी जल है, उसको हम लोग नहीं देखते। वही जल कॉन्सियसनेस है, वही विचारों का वो अंतराल। अगर तरंगों को आप विचार मान लें तो वही अंतराल हमारे भीतर के आत्मा का प्रकाश है। उसी से आत्मा को जाना जा सकता है। तो इसीलिए 10 मिनट रोज बैठिए, हर विचार को लेबल कीजिए, विचार उसके बीच का स्पेस देखिए, दो विचारों के बीच के अंतराल को देखने की कोशिश कीजिए। शुरू में आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा, फिर 2-3 सेकंड का गैप समझ में आने लगेगा। अगर आपको 2-3 सेकंड का गैप समझ में आने लगे तो समझो कि आपने बाजी मार ली, क्योंकि अगर ये पकड़ गए तब तो फिर आप बढ़ाते चले जाएंगे। और योग सूत्र भी कहता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, चित्त के रुकते ही दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। निर्विचार क्या है? निर्विचार विचार की हीनता नहीं है, विचारों का न होना, विचारों में न फंसना, ये है। 3 स्तर हैं, सविचार, निर्विचार और निर्बीज। सविचार में
हम अपने विचार को माध्यम बना लेते हैं ध्यान का, अपनी सजगता को माध्यम बना लेते हैं अपने ध्यान का। लेकिन जब आप निर्विचार होते हैं तो सजगता भी माध्यम नहीं होता है, आप कंप्लीटली विचार मुक्त होते हैं। और निर्बीज में तो आप संस्कारों से ही मुक्त होते हैं, ये तो अभी आपकी कल्पना से भी परे है। कम से कम निर्विचार में आप उस मेंटल पैटर्न को, वो जो भाव की तरंगे हैं जो विचारों को जन्म देते हैं, उसको रोक लेते हैं। लेकिन कारण स्तर पर निर्बीज जो है वो कारण स्तर पर ही खत्म कर देता है, आपके संस्कार बीज को ही खत्म कर देता है, आपको संस्कारों से मुक्त कर देता है। मैंने शांति का विज्ञान आप लोगों को 48वें दिन बताया था कि शांति क्या है। जब अल्फा और थीटा डोमिनेंट हो जाता है, कॉर्टिसोल कम हो जाता है, आप अपने भीतर विचारहीनता को पाने लगते हैं, उसको डीएमएन जो नेटवर्क है वो शांत होने लगता है, जो हार्ट कोहेरेंस है वो बढ़ता है। तो उसके लिए क्या करना है? विचारों को पकड़ना नहीं है, इसको जाने देना है ना। ब्रेथ का सहारा लेना चाहिए, आपको मंत्र का सहारा लेना चाहिए, बॉडी सेंसेशंस को हमेशा सजग बन करके उसको देखना चाहिए। तो साधना में आपको निर्विचार और की उपलब्धि होने लगेगी। जैसे ही ये पैटर्न आप दृष्टा का डेवलप करेंगे तो आप देखेंगे कि ना जीवन में बल्कि साधना भी आप तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। 49वें दिन में हमने आप लोगों को बाधाओं के विषय में बताया था कि किस प्रकार से व्याधि, स्त्यान, संशय और प्रमाद, ये सारे के सारे हमारे साधना की मुख्य बाधाएं हैं। हम आप लोगों को 50वें दिन योग सूत्र ले गए थे, जिसमें मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त और एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 भूमियां आप लोग को बताए थे। जिसमें क्षिप्त के विषय में मैंने बताया था कि ये चंचल और बिखरा हुआ स्कैटर्ड अटेंशन जो हर विषय पे चले जाए। जैसे सोशल मीडिया में आप, ये सोशल मीडिया आपके क्षिप्त मन को पोषित करता है, न्यूट्रिशन देता है, और इस मन में साधना असंभव है। दूसरा मूड होता है, मूड मतलब जड़, सुस्त, नींद जैसा, इसमें तमस प्रधान होता है, डीप स्लीप और अनकॉन्शियस स्टेट ज्यादा छाया रहता है, आप पे साधना नहीं होती है। इसके लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए। अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं तो खूब प्राणायाम कीजिए आप। फिर तीसरी अवस्था मैंने बताया था स्कैटर्ड की, जो ज्यादातर लोग होते हैं, जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बहुत कभी कभी एकाग्रता रहती है, ज्यादातर भटकाव रहता है, अधिकांशतः साधकों की स्थिति होती है। तो आप रेगुलर जब साधना करते हैं, साधना करते 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 इस विक्षिप्तता को दूर करते हैं। एकाग्र मन बहुत रेयर टू रेयर साधकों का होता है, जिनकी समाधियां लगने लगती है उनका मन एकाग्र होता है। और इसके लिए आपको खूब सारे मंत्र जप होने चाहिए, त्राटक होने चाहिए, ब्रेथ अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर आपको गुरु ने कोई साधना दिया है, जैसे मैंने नाद साधना दिया है, जम करके नाद साधना करेंगे तो आप एकाग्र हो जाएंगे। निरुद्ध वो स्टेट होता है जब आप समाधियों में ठहरने लगते हैं, जब वृत्तियों का निरोध होने लगता है, एक के ऊपर एक समाधियां आप चढ़ने लगते हैं, वो निरुद्ध स्टेट है। वो सभी संस्कारों से आप मुक्त होने लगते हैं। और मैंने डायरी के विषय में भी आपको बताया था। वृत्ति और निरोध के विषय में मैंने 51वें दिन आप लोग को बताया था कि 5 प्रकार की वृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्क, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इस विषय में मैंने ढेर सारी बातें आपको बताई थी कि वृत्ति क्या होता है, क्लिष्ट अक्लिष्ट क्या होता है, क्यों कुछ चीजें जो है जटिल है और कुछ चीजें सहज है, और कैसे एक ही वृत्ति जटिल भी होता है और सहज भी होता है। और मैंने इसका उपाय भी बताया था कि अभ्यास और वैराग्य से इसका निरोध हो सकता है। इसलिए बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए, है ना। वृत्तियों को साक्षी भाव से देखना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए, उसके जर्नलिंग करनी चाहिए। ये सब बातें हम लोगों ने 51वें दिन में स्टडी किया था। 52वें दिन में हम लोगों ने साधना को श्रेष्ठ बनाने की कुछ मूलभूत बातें
कि जैसे आप लंबे समय तक अभ्यास करो, निरंतरता से अभ्यास करो, फिर रेवरेंस जो होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक निष्ठा होनी चाहिए, उस पर हमने बात की थी। जो आपकी साधना होनी चाहिए वो डेलिबरेटली आपके पर्पस के साथ, फीडबैक के साथ, फोकस के साथ आपका रियल प्रोग्रेस होता है। ऐसा नहीं बस जस तस आप भारी मन से बेगारी से आप कर रहे हो, ऐसा नहीं। साधना कैलेंडर बनाइए, जर्नल बनाइए, साधना डायरी बनाइए, फिक्स रूटीन बनाइए, इस उस जगह को आप सजाइए धजाइए, सुंदर बनाइए, स्पेस प्लेस को सुंदर बनाइए, उस जगह को एरोमा से उसको सुगंधित कीजिए। साधना करने बैठते तो ऐसा लगे कि हाँ किसी महान कार्य में आप जा रहे हैं। उसको इतना सजा धजा के सुंदर बना के बैठिए, नहा धो करके एकदम फ्रेश होकर के, ब्रश व्रश करके, नहा करके, अच्छे कपड़े, नए कपड़े, जैसे मानो किसी उत्सव में जा रहे हैं, किसी बड़े काम में जा रहे हैं, किसी बहुत बड़े उत्सव में जा रहे हैं, उस तरह से आप साधना पे बैठिए। तो जब आप साधना पे उस तरह से बैठेंगे, मोबाइल वोबाइल नहीं रखेंगे अपने पास, बिल्कुल दुनिया से कट करके उसमें विलीन हो जाएंगे साधना में, तब जाकर के साधना होता है। उसी तरह से मैंने आप लोग को तर्क और बुद्धि के विषय में 53rd डे में आपको बताया था कि कैसे तर्क और विवेक में क्या अंतर है, बुद्धि के क्या कार्य हैं, साधना में तर्क की क्या स्थिति होती है, कितना तर्क उचित है, कितना उचित नहीं है। आप ये मत समझो कि आप बहुत तार्किक हो तो आप बहुत अच्छे साधक भी हो जाओगे, कोई जरूरी नहीं है। कई बार आपके तर्क आपको नीचे गिरा भी देते हैं, क्योंकि तर्क करने से आप इस सीमा को नहीं लांघ पाते कि कौन सा तर्क तर्क है, वितर्क है, कुतर्क है और सतर्क है। हाँ, ये जरूर है कि आप स्वाध्याय से अपनी बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं, तीक्ष्ण कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, अपने भीतर साइलेंस डेवलप कर सकते हैं। पर ख्याल रखना, तीक्ष्ण बुद्धि भी साधना का परिमाप नहीं है। कोई तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो साधक बड़ी आसानी से साधना कर लेगा। उसके अंदर विवेक होना चाहिए। विवेक एक अलग विषय है। विवेक को अगर आप समझेंगे तो आप धीरे धीरे समाधि को समझने लगेंगे। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर सजगता और दृष्टा भाव को उत्पन्न करें, जो मैंने 54वें दिन आप लोग को बताया था। मैंने बताया था कि सजगता क्या है, दृष्टा भाव क्या है, और हम लोग 3 स्तर की सजगता को, जागरूकता को कैसे डेवलप करते हैं, बॉडी के प्रति, माइंड के प्रति और इमोशन के प्रति। ये 3 प्रकार की सजगता मैंने आप लोग को बताई थी। मैंने आप लोग को बताया था कि डेली साक्षी भाव का प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं, योग सूत्रों में कहां कहां इसका वर्णन है, और मैंने आप लोग को फेज 3 में किस किस प्रकार से हम लोग सजगता और दृष्टा भाव को डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में सविस्तार से आप लोग को बताया था। चेतना का विस्तार कैसे हो, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे हो, तो इसको मैंने आप लोगों को समराइज करते हुए बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना जरूरी है, मॉर्निंग मेडिटेशन में हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, हम इंटेंशंस कैसे डेवलप करें, है ना, मिड डे रेस्ट कैसे करना चाहिए, और दिन में 3 बार, 11 बजे, 3 बजे और शाम के 7 बजे कैसे आपको पुनरावृत्ति करना चाहिए, माइक्रो मेडिटेशन करना चाहिए। ये सब मैंने आप लोगों को सिखाया था। इवनिंग मेडिटेशन के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे आप शाम में जरूर बैठो। यदि शाम में बैठेंगे तो आपका सुबह अपने आप अच्छा हो जाएगा, सुबह अच्छा होगा तो पूरा दिन अच्छा होगा। इसी बीच में आप लोग को मैंने ट्विलाइट प्रैक्टिस बताई थी और नाइट रिचुअल्स के भी कुछ प्रैक्टिसेस आप लोगों को मैंने 55वें दिन में आप लोग को बताया था। 56वां दिन संडे का था, जिसमें कि मैंने आप लोग को साधना की बाधाओं के विषय में बताया था, और इसमें मैंने आपको 2 विशेष चीज, परिग्रह और चौर्य, यानी अपरिग्रह कैसे होना चाहिए और अस्तेय कैसे होना चाहिए, इस विषय को मैंने बहुत डीप में एक सामाजिकता के साथ, व्यवहारिकता के साथ आप लोग को समझाया था। कैसे जीवन में आप लोग जकड़न और पकड़न के शिकार हो जाते हैं और अनावश्यक चीजों की, वस्तुओं को जमा करते रहते हैं, कैसे दूसरे की चीज मेरी हो जाए, ऐसी चोरी की कल्पना हम लोग चाहे मानसिक रूप से हो या व्यवहारिक रूप से करते हैं, और ये दोनों ही
कैसे हमारे जीवन का नाश करता है, हमारे संस्कारों का नाश करता है, हमारे साधना का नाश करता है। इस विषय में हमने सविस्तार व्याख्या की थी। आगे मैंने आप लोगों को प्राण शुद्धि और भूत शुद्धि के विषय में बताया था। पांच शुद्धि, पांच भूत जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के विषय में, और प्रत्येक चक्र में हर एक 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 तत्व होते हैं, और उन चक्रों का शोधन, उन तत्वों का शोधन मैंने प्रैक्टिकल के साथ बताया था, प्रैक्टिस भी कराया था। तत्व शुद्धि की मैंने प्रैक्टिस कराई थी, और प्राण शुद्धि के आप लोगों को भिन्न भिन्न उपाय बताए थे। प्राण करके, इनहेलेशन से, एक्सलेशन से, रिटेंशन से, ओम चैंटिंग से और सर्कुलेशन से मैंने आप लोगों को प्राण के 5 तरीके शोधन का मैंने बताया था। मैंने उस दिन आहार शुद्धि यानी भोजन कैसा लें और पर्यावरण शुद्धि के विषय में भी चर्चा की थी। 58th डे और 59th डे में मैंने आप लोग को स्वर योग और ब्रेथ रिटेंशन के विषय में बहुत डिटेल में बताया था। स्वर क्या है, ईड़ा पिंगला क्या है, सुषुम्ना क्या है, कैसे जो बाई नासिका है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसमें शीतलता उत्पन्न होती है, चंद्र नाड़ी जिसको हम कहते हैं, ईड़ा नाड़ी जो रात का, भोजन का, कला का और अध्ययन के लिए, स्त्री शक्ति के लिए होता है। वहीं पिंगला जो दाई नासिका, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए है, जो गर्माहट, दिन, कर्म, व्यायाम, भोजन, पाचन, पुरुष शक्ति का प्रतीक है। हमने सुषुम्ना नाड़ी के विषय में बताया था कि कैसे आध्यात्मिक नाड़ी है, और इस आध्यात्मिक नाड़ी में ही साधना संभव हो पाती है। नासिका चक्र के विषय में भी आप लोग को मैंने सविस्तार बताया था। मैंने श्वास स्तंभन के विषय में आप लोग को बताते हुए बताया था कि हम लोग, कुंभक क्या है, कुंभक का विज्ञान क्या, कुंभक क्यों जरूरी है, जीवन में कुंभक का कहां कहां रोल है, ये सब बताते हुए हमने खेचरी तत्व के विषय में बताया था, और कुछ श्वास की रेशियो के संबंध में समझाया था कि श्वास के कुछ रेशियो होते हैं, अगर उन पर ध्यान किया जाए तो हम लोग ब्रेथ रिटेंशन को, ब्रेथ को फोकस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने प्राणायाम की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उज्जयी, कपालभाति, भस्त्रिका और शीतली शीतकारी को प्रैक्टिकली आप लोगों को कराया था, समझाया था, और इसको कैसे करते हैं, क्या लाभ है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी बातें मैंने सविस्तार प्रैक्टिकली आप लोगों को 56वें दिन में समझाया था। वहीं 61वें दिन मैंने आप लोगों को सूर्य भेदन, मूर्छा कुंभक, प्राणिक सांस, है ना, और अलग अलग जो रेशियो ब्रीदिंग होती है उसके विषय में आप लोग को बताया था। जैसे 4:7:8 बॉक्स ब्रीदिंग, 4:4:4:4 और कोहेरेंट ब्रीदिंग, ये सब बातें चर्चा हुई थी। अब आता है 62वां दिन। 62वां दिन जिसमें मैंने प्राणमय कोश के विषय में विस्तार से बताया था कि 5 प्रकार के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये पंच कोश होते हैं। इसमें प्राणमय कोश जो सभी व्याधियों का मूल है, यहीं से बीमारी होती है और यहीं से शुद्धता होती है, यहीं से आप अध्यात्म का मार्ग खोलते हैं और यहीं से आप संसार में वापस लौटते हैं। ये कैसे ब्रिज है, ये मैंने आपको बताया था। इसी में मैंने आपको पंच प्राण, पंच उप प्राण, नाड़ी का नेटवर्क, हमारे 7 चक्र और ऑरा, इन सब जो मिलकर के प्राण में कोश बनाते हैं उसके बारे में बताया था। पांचों प्राण और उप प्राण की बात करी थी, नाड़ी तंत्र की बात की थी, और नाद सूत्रों के द्वारा मैंने प्राणमय कोश को बताने की कोशिश की थी। मैंने बताया था कि नाद सूत्र कैसे इन इन चीजों में प्राणमय कोश को बताते हैं। उसके बाद मैंने साधक, साधन बाधा, साधक बाधक तत्व, ऑब्स्टिकल्स ऑफ साधना के विषय में जो नवा एपिसोड था, नवा संडे था, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि क्या हायर मुश्किल, अगर आप रेगुलर साधना करते हैं तो किन किन मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, शरीर का अनुभव कैसे होता है, मन का अनुभव कैसे होता है, शरीर में झंझनाहट, जो भी आपको साधना के दौरान अनुभव होता है, चाहे शरीर में, मन में, भावना में विचित्र प्रकार के दर्शन होने लगते हैं, क्या करें क्या ना करें, ये सारी बातें बताए थे। और इसी दिन मैंने आप लोगों का एक विशेष सत्र रखा था जिसमें भूत प्रेत पिशाच के बारे में बताया था कि
भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है, पीपल का पेड़, ये सब मैंने स्पेशल सत्र लिया था आप लोगों का। और इस स्पेशल सत्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि भूत प्रेत के विषय में, और आप लोगों के संस्कार, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं वो बताया था। कि प्रेत एक संस्कार है, आपके भीतर का आसुरी संस्कार है, राक्षस संस्कार है, आपके भीतर जो है वो कुछ सात्विक संस्कार, 7 सात्विक संस्कार होते हैं, 6 तामसिक राजसिक संस्कार होते हैं, और 3 तामसिक संस्कार होते हैं, जिसमें इंद्र संस्कार है, वरुण संस्कार है, गंधर्व संस्कार है। ये सारी बातें आपको डिटेल में हमने आप लोगों को बताई थी। आप लोग का साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया था, आप लोगों ने बकायदे टेस्ट दिया था, और आप लोगों ने तय किया था कि हाँ, आपके अंदर कितना प्रेत है, कितना भूत है, कितना पिशाच है, कितना शकुनी है। ये सब आप लोगों ने टेस्ट के माध्यम से हमें डॉक्यूमेंट प्रदान किया था। अब आता है मंडे का दिन, 64वां दिन, जिस दिन हमने विपस्सना के विषय में आप लोग को डिटेल में बताया था कि विपस्सना क्या है, कैसे है ना। विपस्सना के विषय में मैंने आप लोगों को ढेर सारी चीजें, कि उसके काया पसना, विपसना, अनुपशना क्या है, वेदना अनुपशना क्या है, चित्तानुपशना क्या है, धम्मानुपशना क्या है, ये सब गोयनका जी के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे पुनर्जीवित किया। फिर अनित्य के बारे में बताया, बॉडी स्किन के बारे में बताया, ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई। उसके बाद मैंने प्रेक्षा ध्यान, और आप लोगों को मैत्री ध्यान, इस विषय में भी आपको विशद जानकारी दी। अहम भाव के विषय में, अहम भाव जो विज्ञान भैरव तंत्र से जुड़ा हुआ है उस विषय में, मैत्री भाव जो हमारे भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, इन सब के विषय में मैंने सब विस्तार बताया। कि परीक्षा 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं कौन कौन सी हैं, उसकी विधियां क्या है। आपको लेस्या ध्यान के बारे में बताया था, करवाया था लेस्या ध्यान, तो मैंने आप लोग करवाया था। तो ये सारे प्रैक्टिसेस, ये डिटेल्ड में मैंने आप लोग को बताया था। मैंने आप लोग को ताओ मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन के बारे में बताया था। मैंने आप लोग को वे के को प्रैक्टिस कराया था। लाओ त्से के बारे में पूरी कहानी बताई थी, उनके अलग अलग साधनाओं के विषय में बताया था। माइंडफुल मेडिटेशन के बारे में भी आप लोग को मैंने डिटेल में बताया था। झेन ध्यान के विषय में बताया था, झेन लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, और आप लोगों को कई प्रकार के अलग अलग प्रैक्टिसेस भी उसमें मैंने आप लोग को कराए थे। 69वां दिन वो दिन था जिसमें मैंने आप लोगों को आसक्ति और मोह के विषय में सविस्तार बताया था। और मैंने बताया था कि किस प्रकार से आसक्ति आपको जड़ कर लेती है और आपकी साधनाएं रुक जाती है। मैंने आप लोग को बहुत विस्तार में बताया था कि मोह क्या होता है, और ये अंधकार क्यों है, तमस क्यों है, हम अपने संबंधों में मोह को कहाँ ले आते हैं, कैसे मोह जागृत हो जाता है ना, कैसे प्रेम मोह में विकृत हो जाता है। मोह और प्रेम के डिफरेंसेस को मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को समझाया था। और मैंने आप लोग को ये पंच क्लेश के बारे में बताया था, कैसे अविद्या, अस्मिता, अस्मिता राग में, राग द्वेष में, द्वेष अभिनिवेश में बदलता है। कैसे इन सब अविद्याओं का कारण आसक्ति और राग है, कैसे जो मोह है वो इन सब को, आपके सभी प्रकार के कलेशों का कारण है। मोह सकल व्याधि कर मूला, रामायण में कहा गया कि मोह जो है सकल व्याधि, जितने भी प्रकार की व्याधियां हैं, कलेश है, सबका मूल आपका मोह है। पूरी भगवत गीता इसी मोह के बारे में है। मोह से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में है। उसका समाधान क्या है? उसका समाधान है अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का मतलब घर छोड़ के भागना नहीं। वैराग्य का मतलब है जब आप बुरे कर्मों को छोड़ करके, जो कर्म नहीं करना चाहिए, अधार्मिक कर्मों को छोड़ते हैं, गलत कर्मों को छोड़ते हैं, गलत व्यसन को छोड़ते हैं, वासना को छोड़ते हैं, उसको वैराग्य कहते हैं। जाने देने की प्रवृत्ति, उस पकड़न जकड़न को छोड़ने की प्रकृति, भागने को वैराग्य नहीं कहते। घर से भागने को वैराग्य नहीं कहते हैं। सर में त्रिपुंड लगा करके गिरु वस्त्र पहनने को वैराग्य नहीं कहते हैं। वैराग्य का मतलब है कि आप बुरी चीजों को जाने देते हैं और अच्छी चीजों को अपने भीतर विकसित होने देते हैं।
तो ये सब हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इस विषय में बहुत डिटेल में बात हुई थी। मैंने आप लोग को बताया था कि जब आसक्ति घटती है तो ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। ध्यान आपका गहरा क्यों नहीं है कि इतने सारे मोह बंधन है, इतने सारे आप खूंटी से बंधे हुए हैं, आप खूंटियों में इतने बंधे हुए हैं कि आप छूटते ही नहीं है, इतना प्रयास कर रहे हैं। याद कीजिए, मैंने एक कथा सुनाई थी कि आप अचानक से एक बार एक व्यक्ति सोचा मैं घर छोड़ करके सन्यासी हो जाऊं। वो घर छोड़ के भागा और जाकर के एक नाव पर बैठा और नाव खेने लगा। पूरी रात जब वो नाव चला लिया तो मैंने कहानी बताई थी कि सुबह देखता है कि वो तो वहीं पहुंचा है जहां था। क्यों? कि उसकी नाव खूंटी से बंधी हुई थी। तो आप कितना भी चप्पू खेलो, कितने भी आप अपनी नाव को भगा लो, आप अगर मोह की खूंटियों में बंधे हुए हो तो आपकी यात्रा कभी नहीं होगी। आप वहीं के वहीं पड़े रहोगे। वर्षों वर्षों के अभ्यास से भी आपकी साधना आगे नहीं जाएगी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं जाएगी। आप खूंटी में बंधे होने के कारण वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि क्या क्या बाधाएं हैं। 10वां एपिसोड था ऑब्स्टिकल्स ऑफ साधना का। इस संडे के दिन में मैंने आप लोगों को अनुभव शून्यता क्या है इस विषय में बताया था। और इसी दिन आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कवच के बारे में कि आप किस प्रकार से कवच बना सकते हैं, किस प्रकार से मैंने स्पेशल सत्र लेकर के बताया था कि कौन कौन से वो तरीके हैं। मैंने हवन करना सिखाया था, मैंने कवच बनाना सिखाया था, मैंने मंत्र सिखाया था कि अगर आप पर कोई प्राणिक अशुद्धि आ जाए तो उसका निराकरण कैसे हो जाए, कैसे हो, वो मैंने आप लोग को सिखाया था। ये एक महत्वपूर्ण संडे था। इस संडे में मैंने 7 बजे से 9 बजे तक आपको लंबा सत्र लेकर के आपको गहरे में उतर के आपको सिखाया था। अगर हम एक समेकित विश्लेषण करें तो जो 4 बेसिक सत्र थे हमारे, 49वां दिन, 56वां दिन, 63वां दिन और 70वां दिन, ये महत्वपूर्ण सत्र रहे हैं। जिसमें से कि 63 और 70वां दिन तो स्पेशल सत्र था। 63वां दिन भूत प्रेत के विषय में था, 70वां दिन कवच बनाने के विषय में था, हवन के विषय में था। 49वां और 56वां दिन भी आप लोगों को मैंने योग सूत्र के अंतराय और परिग्रहों को मैंने विशेष रूप से आप लोगों को मैंने बताया था। अगर हम पूरे फेज 3 को देख लें तो फेज 3 का ये 4 स्पेशल सेक्टर थे, जिसमें कि पहला सेक्टर था चित्त विज्ञान, कि चित्त का विज्ञान क्या है। दूसरा सेक्टर था कि प्राण शोधन, प्राण, जिसमें प्राणायाम वगैरह बताकर, स्वर योग बता करके, कुंभक बता करके मैंने आप लोग को बताया था कि प्राण को कैसे शोधते हैं, शुद्धि के, प्राण की शुद्धि कैसे। तो पहला चित्त शुद्धि, दूसरा प्राण शुद्धि। तीसरा खंड आता है आपका ध्यान पद्धति, जिसमें मैंने अलग अलग तरीकों की बात की थी। मैंने जापानियों की बात की, मैंने चाइनीज ध्यान की बात की, ताओ से लेके झेन तक की बात मैंने आप लोग के साथ की। मैंने जैनियों की बात की, बौद्धों की बात की, अहम साधना जो तंत्र का है वो बताया। अलग अलग विधियों से मैंने आप लोग को समझाया कि ध्यान पद्धति कैसे होती है और इन सब का जड़ जो है वो मोह कैसे है, मोह से मुक्ति, इन सब की मुक्ति कैसे है, इन सब को मैंने आप लोग को तीसरे फेज में बताया था। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा फेज 3 था, ये आप लोगों को चित्त को जानो, प्राण को शुद्ध करो, ध्यान की विधियां सीखो, ये बताया था। ये 3 स्टेप था। चित्त को जान लोगे, विचारों को समझ लोगे, प्राण को शुद्ध कर लोगे और ध्यान की विधियां अपना लोगे। तो ये ध्यान की विधियां ये आप लोगों को उस अवस्था में ले जाएगी जो फेज, चौथा फेज जो सहजता वाला फेज है, सहज ध्यान का फेज है, उसमें ला सकता है। तो मैंने कुछ परंपराएं आप लोग के सामने रखी थी। जैसे मैंने विपस्सना के बारे में आप लोग को बताया था, मैंने प्रेक्षा के बारे में बताया था, मैंने मैत्री ध्यान के बारे में बताया था, मैंने ताओ मेडिटेशन के बारे में बताया था, मैंने माइंडफुल मेडिटेशन के बारे में बताया था,
मैंने योग और ध्यान के विषय में जो है, और मंत्र ध्यान के विषय में, तो मैंने ये कुल मिलाकर के 7 परंपराएं आप लोग के सामने रखी थी। 7 परंपराओं का ध्यान आप लोग के सामने रखा था, जिसमें विपස්සना का जो मूल विधि था वो बॉडी स्कैन था, सेंसेशन था, इम्परमानेंस था, कि वास्तव में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये मूल विधि थी। इसकी जो फोकस थी वो अनात्मा थी, और जो सूत्र था वो साक्षी भाव का था। प्रेक्षा ध्यान में हमने आपको कायस्थर के विषय में, लेस्या ध्यान के विषय में और 12 प्रकार के अनुप्रेक्षा के विषय में बताया था। इसमें परसेप्शन और भावनाओं को चिंतन मनन करने के ढंग को बताया था आपको। फिर मैत्री ध्यान में हमने अपने आप लोग को बताया कैसे प्रेम का प्रसार आप लोग कर सकते हैं अपने लोगों में, अपरिचित लोगों में, दुश्मनों में, प्राणियों में, जल जलचर थपचल थलचर नभचर, सब में आप अपने प्रेम को कैसे फैला सकते हैं, हार्ट ओपनिंग कैसे कर सकते हैं, आपका अहम डिसॉल्व कैसे हो सकता है, ये सब बातें बताए थे। ताओ मेडिटेशन में मैंने आपको वू वे का प्रैक्टिस कराया था। मैंने बताया था कि किस प्रकार से ताओ मेडिटेशन को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, दृष्टा भाव डेवलप करते हैं, एक अवेयरनेस का फ्लो डेवलप करते हैं, तो कैसे हम बिना एफर्ट के, नॉन एफर्ट को हम अपने प्रेजेंट मोमेंट का एक विशेष साधना बना सकते हैं। वही माइंडफुल मेडिटेशन, ज़ेन की कुछ तकनीक मैंने आप लोग को बताई थी, और साक्षी भाव को डेवलप करने के कुछ ज़ेन तरीके मैंने बताए थे आप लोगों को। मैंने अपना अनुभव बताया था कि मैं कैसे जब जापान गया और मैं ज़ेन के फकीरों के साथ बैठा उठा और मुझे क्या क्या अनुभव हुए, मैंने अपने उन अनुभवों को भी आप लोग के साथ शेयर किया। योग ध्यान के विषय में मैंने आप लोग को धारणा, ध्यान, समाधि, चित्त निरोध और कैसे एक साक्षी भाव कैसे विकसित कर सकते हैं, वो मैंने पतंजलि के और गीता के अनुसार आप लोग को बताया। उसके बाद मंत्र ध्यान मैंने सिखाया, जप क्या होता है, अजपा क्या होता है, नाद क्या होता है, लय क्या होता है, ये भी आप लोग को साउंड डिसोल्यूशन के बारे में बताया। तो ये 7 विधियां मैंने आप लोगों को, ये 7 विधियां दी। इन 7 विधियों पर एक पूरा जो आपका फेज 3 डेवलप होता है वो मैंने बताया, जिसमें चित्त सिद्धि, प्राण सिद्धि और ध्यान सिद्धि है। अगर आप ये तीनों प्रैक्टिस ढंग से करते हैं तो निश्चित रूप से आप चौथे फेज को उपलब्ध होंगे, जो है सहज ध्यान है। वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, चौथा फेज का जो रिवीजन है वो कल करेंगे। पर इसमें आप लोग को ये जानना चाहिए कि ये फेज एक ऐसा महत्वपूर्ण फेज था जिसमें आप 7 प्रकार की महत्वपूर्ण साधना को आप कर रहे हैं, कि आपने हमारे साथ प्रैक्टिस किया, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे हर एक सत्संग को आपने सुना। आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सच में इतना लंबा सत्र, 90 दिन का सत्र, उसमें आप लोगों का लगातार हमारे साथ बने रहना, मेहनत करना, जो जो मैंने बताया, जैसा जैसा मैंने सिखाया, चाहे वो चाइनीज मेडिटेशन हो, जापानी मेडिटेशन हो, आप लोगों ने बेहतरीन ढंग से मेरा साथ दिया, समझने की कोशिश की, प्रश्न पूछे, जानने और समझने के साथ अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। आप लोग का बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं चाहता हूं संडे के दिन आप लोग अपनी अपनी बातें 2-3 मिनट में कहेंगे। मैं आप सब लोगों का नाम मैंने लिख के रखा है। सब लोग अपनी अपनी 2-3 मिनट का जो भी बोलना है वो लिख के तैयार रखो। संडे का दिन जो सत्र होगा उसमें आप लोगों को अपनी अपनी बातें बोलनी है, ठीक है, अपनी अपनी बातें। और इस सत्र का संचालन प्रतीक करेंगे। प्रतीक यहाँ पे है। प्रतीक, आर यू देयर? प्रतीक जी आप हैं यहाँ पे? ठीक है। प्रतीक नहीं है। श्रीवास्तव जी आप हैं? ज्ञानेश्वर जी आप हैं? हाँ, श्रीवास्तव जी, संडे के दिन सत्र आप देखेंगे। और चूंकि संडे को मेरा क्लास नहीं रहेगा, संडे को एक रिवीजन सत्र है जिसमें कि सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। तो आप जो है सबको ऐसा एक लिस्ट बना लीजिए, सबका जो जो रेगुलर आते हैं, जो 25-30 लोग हैं,
उन सब का नाम लिख करके आप सबको 2-2 3-3 मिनट का time देंगे, ठीक है। और कंटिन्यूअस लोग अपनी संवेदनाओं को, अपनी बातों को, जो उनके अनुभव रहे हैं, इस 90 दिन की यात्रा जो मेरे साथ उन्होंने किया है, वो सब अपनी अपनी बात संडे के दिन करेंगे। तो 7 बजे संडे को सब लोग रहेंगे, और इसको श्रीवास्तव जी आप इस सत्र को लेंगे, ठीक है। मैं मैं भी कहीं कोने में दृष्टा की तरह सबको सुनता रहूंगा। ठीक है। तो ये सत्र जो है वो आप लेंगे, और आप सबकी यात्राओं को सुनेंगे, समझेंगे, और आगे हर 2-3 मिनट पे, ताकि सभी लोग को बोलने का मौका मिले, और सभी लोग बोले। कोई ऐसा ना हो कि बच जाए, छुप जाए। सबको मौका मिले, 2-3 मिनट सब लोग बोले। ऐसा सत्र सबका हो, ठीक है श्रीवास्तव जी। जी गुरु जी। ठीक है। आइए चलिए, अब आज का ध्यान हम लोग पूरा कर लें। आज का ध्यान बचा हुआ है। कोई कुछ पूछना कहना चाहता है तो कह सकता है। कोई कुछ पूछना कहना चाहता है? Sir, a question. In the 90 days, mostly breath awareness helped. Uh, पहले it was difficult because thought suppression fighting भी हो रहा था. Then the right nostril usually was like hot air always and more recognizable easily. But left nostril was not recognizable easily. But धीरे धीरे with little more distance, left nostril be able to identify. एंड ऑल्सो कभी कभी सुषुम्ना भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड नाउ आफ्टर मोर प्रैक्टिस ये राइट नोस्ट्रल का हॉट एयर कम हो गया और लेफ्ट नोस्ट्रल ज्यादा फंक्शन हो रहा है. तो इज दिस ए प्रॉब्लम और इज दिस ए नेचुरल प्रोग्रेशन? No, it's your biorhythm. It's a natural process. It's your biorhythm. So everything happens according to, especially this swara is very particular about your biorhythm. So sometimes month wise it changes. So sometimes it's happened with the cycle. A rhythm is there with the cycle. So sometimes it changes according to the months. Sometimes it changes according to the Krishna Paksh and Shukla Paksh. So it depends what type of this your body took this as a cycle. So you need to watch this for 1 year at least, and then you should say what exactly happened to you. Okay. थैंक यू सर. ये तो बढ़िया है, आदत हो गई आजकल. तो देखता हूँ कितना देर कर सकता हूँ मैं. ठीक है। तो हम लोग इस पर संडे के दिन हम सबकी बात सुनेंगे. सो कीप योर थिंग्स ऑन द संडे. अपने बातों को संडे के दिन बचा के रखिए. संडे के दिन आप लोग सारी बातें कीजिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट विषय हैं उन पर आप अपनी बातें रखिए. आइए हम लोग अब ध्यान कर लेते हैं. सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए. रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए. पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत. अब धीरे धीरे अपने श्वास के प्रति सजग बनिए. सभी आयाम, श्वास की गति, लंबाई, गहराई, स्पर्श, तापमान, सबके प्रति सजग बनिए.
आने जाने वाले विचारों के प्रति सजग बनिए। क्या आप विचारों के अंतराल को महसूस कर सकते हैं? एक बार ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्या आप अंतराल के प्रति, विचार के अंतराल को जान सकते हैं? अब आइए हम लोग थोड़ा सा अनुप्रेक्षा कर लें, चिंतन मनन कर लें। नाउ इट्स टाइम फॉर चिंतन मनन। सजग बने और चित्त शुद्धि के बारे में, चित्त शुद्धि के बारे में, वृत्ति, निरोध, विचार, विचार का अंतराल, साक्षी भाव, ये सब जो हम लोगों ने देखा था उस विषय को देखें। चित्त विज्ञान को, मन का विचरण कैसे होता है, मन का अंतराल क्या होता है, निर्विचार क्या होता है, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र, ये सब क्या है, इस पर चिंतन मनन कीजिए। वृत्तियों की निरोध के विषय में तर्क, बुद्धि, सजगता, चेतना, ये सब के बारे में 2 मिनट सोचिए। थिंक अबाउट इट। जो भी मैंने आप लोग को बताया, सिखाया है, सब के प्रति सजग बनिए कि विचार क्या है, वृत्ति क्या है, चित्त का निरोध होना क्या है, इन सब के विषय में जानिए। थोड़ी देर और सोचें, विचार करें, चिंतन मनन करें।
विचार के बारे में विचार करें। हम कैसे दृष्टा बन सकते हैं? क्या क्या उपाय गुरुजी ने बताए हैं सत्संग में दृष्टा होने के? सजग बनिए। उन सभी मेथड्स के बारे में, चाहे वो ताओ हो, लाओ से, चाइनीज मेथड हो, चाहे वो झेन मेथड हो, सबके प्रति सजग बने। सजग बनने की हमने आपको विपस्सना में क्या सिखाया था? परीक्षा और अनुपरीक्षाएं मैंने बताई थी। मैंने आपको अहम भाव की साधनाएं बताई थी कि कैसे आप दूसरों में स्वयं को देखें। जब आप हरेक में स्वयं को देखेंगे तो कैसे मैत्री भाव अपने आप विकसित होगा। ये तांत्रिक तरीका था, और बौद्ध का तरीका है जब आप अपने प्रेम को सब में बांटते हैं। क्या आप अपने जीवन में इन सब साधनाओं को उतार सकते हैं? दृष्टा भाव को ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं? चिंतन मनन कीजिए। अब आप प्राण शुद्धि के विषय में चिंतन मनन कीजिए। प्राण शुद्धि, आप अपने प्राण को किस किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं? मैंने 2 स्पेशल सत्र लिया था प्राण शुद्धि के, भूत प्रेत के विषय में, कवच बनाने के विषय में। प्राण क्या, उसकी शुद्धि क्या, उस विषय में आप सोचें।
प्राणायाम के अलग अलग तकनीकों के विषय में, कुंभक इत्यादि के विषय में आप विचार करें। कुछ सेकंड्स और विचार करें। कुछ सेकंड्स और विचार करें। अब आप धीरे धीरे अपनी चेतना को भ्रूमध्य पर लाएं और भ्रूमध्य पर एक दिव्य ज्योति का ख्याल करें। दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने प्यार से हर बात को सीखा, जाना, समझा। कल आखिरी सत्र है, आखिरी रिवीजन है, फेज 4 का रिवीजन है। आप लोग इसी प्रकार से 6 बजे आइए और परसों समापन है। पर ये मत सोचना कि हमारे प्रोग्राम आगे नहीं होंगे, आगे खूब होंगे प्रोग्राम। ये मत सोचना कि आगे इस तरह के अनुष्ठान नहीं होंगे। मैं बहुत जल्दी गुरु पूर्णिमा के बाद मैं इसी तरह का एक विशाल अनुष्ठान, त्रैमासिक या चतुर्मासिक 4 मास का मैं अनुष्ठान लेके आऊंगा। लेकिन हाँ, मेरा आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि कुछ योग निद्रा, प्राण निद्रा के सत्र होने चाहिए। तो मैं बहुत जल्दी 1 सप्ताह के रेस्ट के बाद, 1 सप्ताह मुझे कहीं जाना है, उसके बाद मैं आप लोगों को योग निद्रा और प्राण निद्रा के सत्र में प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू करूंगा। मेरे ख्याल से जुलाई में बीच में कभी। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सूचना। आप अनाउंसमेंट्स देखते रहा कीजिए। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है रितान्विशी अनाउंसमेंट वाला, उसमें मैं अनाउंस करता रहूंगा, करवाता रहूंगा। तो मैं जुलाई के बीच में कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस लूंगा, योग निद्रा, प्राण निद्रा के, मंत्र के, मुद्रा के, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस लूंगा। तो ये सारे आपको अनाउंसमेंट में मिलेंगे। अनाउंसमेंट्स आप देखते रहा कीजिए, ठीक है। आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल में सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे, है ना। चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितने लोग नहीं किए अभी तक, चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पर निवेदन करता हूं हमारी टीम को, जो चैनल का आप अगर सुरभि जी यहाँ पे सुन रही हैं, तो सुरभि जी आप इस चैनल का डिस्क्रिप्शन जरूर सबको बताएं। और ताकि सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ सके। चैनल में आप अपनी मन की बातें लिखिए, अपनी बातें कहिए, अपनी बातें पूछिए। तो चैनल एक ऐसा इंटरेक्शन हमने बनाया है आप लोग के लिए कि आप लोग अपनी इच्छाओं को रख सकते हैं। गुरुजी आप ये करवाइए, वो बताइए, ऐसा समझाइए। तो सुरभि जी आप यहाँ पे हैं, तो आप चैनल के बारे में बताएं।
जी प्रणाम गुरुजी और हरिओम सभी को। चैनल का नाम है रितान्विशी बैक टू प्रकृति और मैं दोबारा से इसका कम्युनिटी में लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोग उसे ज्वाइन कर सकें। तो आप लोग कम्युनिटी में देख करके इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये डायरेक्ट मेरे साथ आपका इंटरेक्शन है, क्योंकि कम्युनिटी में मैं नहीं होता हूं अक्सर, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। पर चैनल में आप मेरे साथ डायरेक्ट संवाद, ग्रुप में संवाद कर सकते हैं। तो इस चैनल में आप लोग जरूर जुड़िए, कम्युनिटी से आप लोग डिटेल ले लीजिए। आप सब लोग का धन्यवाद। सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। 26 साल के